हाँ देखो बाबू, गुड मॉर्निंग क्लास 10। अभी अब हम लोग ये इस वीडियो में जो सबसेक्शन 5 है चैप्टर 1 का, नेशनलिज्म इन यूरोप का, और 6, ये दोनों को हम लोग एक साथ है ना चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। और जैसा कि मैंने तुमको पहले भी बताया था कि ये जो हमारा टॉपिक होगा, ये एक ब्रीफिंग बेस होगा, जो एक ग्लोरिफिकेशंस की चर्चा करेंगे और राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को, जो हमारी घटनाएं, जो नेशनलिज्म इंसिडेंट हमारी हुई थी, वो कैसे हमारे दिखाई देने लगा था ऐसा हमारा इसमें ये तुम्हारा टॉपिक का ही नाम तुम्हारा इसमें दिए हुए है कि विजुअलाइजिंग द नेशन, है ना। इट मीन्स दैट कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना, कि जब हम उस तमाम प्रकार के इंसिडेंट के बाद में यूरोपियन कंट्री में जब रेडिकल मूवमेंट हुए, कंजर्वेटिव मूवमेंट हुए, लिबरल मूवमेंट हुए, फिर नेशन स्टेट के फॉर्मेशन की जो हमारी बातें हुई, या उसके बाद में यूनिफिकेशन जो हमारा हुआ राष्ट्र राज्यों का, तो इसके बाद में हमारा राष्ट्र राज्य की परिकल्पना कैसी हो सकती है, कि हमारा राष्ट्र कैसा दिखता है। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियाँ, जैसे भारतीय संदर्भ में भी तुम लोगों ने पढ़ा था जब नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, कि कैसे हमारे देश को आज़ादी मिली और कैसे इसके हमारे कल्चरल ग्लोरिफिकेशन के साथ में हम लोगों ने एक पर्सनल ये कॉन्टिनेंट एंड कंट्री आइडेंटिटी को ना हमने हासिल किया। ठीक है, तो इसी का जिक्र इसमें कर रहा है। तो मैं इसको पैराग्राफ वाइज ब्रीफिंग करते जा रहा हूँ, तुम लोग इसको समझ लेना, ठीक है ना। कि स्क्रॉल इसमें नहीं करेंगे, ये बुक से मैं हेल्प ले रहा हूँ इसमें, तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली ही, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल करने में असुविधा होती है, तो मैं इसको कन्विंस कर रहा हूँ। पैराग्राफ तुम्हारा है। देखो इसमें दे रहा है कि वाइल इट इज़ इजी एनफ नो रिप्रेजेंट रूलर थ्रू पेट्रियटेड और स्टैचू, हु डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन। इट मीन्स दे रहा है किसी शासक के चित्र या मूर्ति के रूप में व्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र का चेहरा कैसे दिया जाए, ये बड़ा टफ है। जैसे हमारे यहाँ भारत माता की प्रतिमूर्ति बनाने की बात हुई थी ना, तो दे रहा है कि 19वीं सदी और 18वीं शताब्दी के आसपास के कलाकारों ने, जो आर्टिस्ट थे हमारे, उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। मतलब ह्यूमनिज्म पर इसकी चर्चा हमारी की गई। और दे रहा है इसमें कि दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश में कुछ यूं ही चित्रित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र की नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, जैसे हमारे देश में भी जो भारत माता का है ना, या जर्मन का जो तुम्हारा जर्मेनिया, यहाँ पर आई थिंक पेज नंबर 24 में तुम्हारा है, इसको तुम देख सकते हो, है ना, जर्मेनिया का, है ना, राइन नदी के ये हाँ, ये यहाँ पर है। इसी इसी फिगर में तुम देख सकते हो 24 में ही, 24 के बाद में 25 में जर्मेनिया जो है राइन नदी के तट पर खड़ा खड़ा होकर के जर्मन राज्य की रक्षा करती है। या हमारे देश में भी जो भारत माता की छवि का जो बनाया गया है कि वो हमारी माँ है, जीवन देती है, उनके प्रति हमें समर्पण की भावना रहनी चाहिए। तो एक्चुअली यूरोपियन कंट्री में तो फादरलैंड का कंसेप्ट है, लेकिन फिर भी वहाँ राष्ट्र राज्य की जो परिकल्पना हमारी की गई थी, उसमें नारी भेष को ही ना प्रस्तुत किया गया था। और राष्ट्र को व्यक्ति का जमा देने के लिए, है ना, नारी रूप का चुना गया, और असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी, और राष्ट्र के अमूर्त विचार था जो ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया था, यानी नारी की छवि राष्ट्र के रूपक बन गई। इसको एलिगोरी कहते हैं हम लोग। इसमें दे रहा है कि दैट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एन एलिगोरी ऑफ द नेशन। एलिगोरी को डिफाइन भी यहाँ पर किए हुए तुम्हारा न्यू वर्ड्स में, है ना। एलिगोरी रूपक मतलब उसके जैसा हमारा होता है। इसके बाद में दे रहा है नेक्स्ट में कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे भी विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। जब आप क्लास 9 में भी पढ़ रहे थे, तो वहाँ तुम लोगों ने देखा होगा कि ये पंखों वाली जो मतलब जो महिला थी, उसको न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक और गणतंत्र विचारों का व्यक्ति के तौर पर प्रेजेंट करने का हमारा प्रयास किया गया था। और दे रहा है कि इस प्रकार के जो आइडियल्स हमारे होते हैं, है ना, उसको प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। स्वतंत्रता के प्रतीकों के लिए जो हमारा फ्रिजियन टोपी, जो लाल टोपी था हमारा, टूटी हुई जंजीर जो थी हमारे इंसाफ के लिए मानी जाती थी कि वो इंसान को इंसाफ मिल गया है।
और एक ऐसी महिला का प्रतीकात्मक रूप भी व्यक्त किया गया था जिसके आंखों पर पट्टी बंदी और तराजू। हमारे यहाँ भी न्याय के लिए इसी प्रकार की महिला की हमारी अभिव्यक्ति प्रेजेंट की जाती है। इसको अगर आपको देखना होगा तो यहाँ देख सकते हैं, है ना, है ना, ब्रोकन चेन, बीइंग फ्री, है ना, स्वतंत्र हो जाना। इसके बाद में तुम्हारा नेक्स्ट है सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, जैतून के पत्तों का तुम्हारा चील के साथ में दिखा रहा है तुम्हारा। नेक्स्ट है क्राउन ऑफ ओक लीफ, नहीं, हीरोइज्म, ये वीरता का प्रतीक है तुम्हारा। दूसरा है तुम्हारा बाज छाप, जो ये ईगल का जो दिखाया है, ये जर्मन साम्राज्य का शक्ति का प्रतीक है। जैसे हमारे यहाँ ये है ना, भारतीय राष्ट्रवाद की प्रतिकृति के तौर पर जो बब्बर शेर हैं, ये गिर के जंगलों में रहने वाले, उसका एक प्रेजेंटेशन हमारा होता है। तो वहाँ पर वो ईगल को दिखाया गया था। ये बलूत के पत्तियों का जो हमारा ये क्राउन था, ये बताता था, वो वीरता और बहादुरी का प्रतीक हमारा था। स्वॉर्ड यानी कि तलवार जो है हमारा मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली जो थी हमारे, उसका मतलब था विलिंग टू द मेक पीस, शांति की कामना करना, उसकी चाह रखना। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, ये ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, इसमें है कि तुम्हारा उग्रवादी राष्ट्रवादी कोई झंडा जिसमें जर्मन को ड्यूकस से प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। और उगते सूरज की किरणें, एक नए युग का सूत्रपात हमारा माना गया। तो ये इस प्रकार की जो राष्ट्रवादी छवि और उस पे के जो हमारे एलिगोरिकल जो प्रेजेंटेशन हमारा था, ये तमाम प्रकार के प्रेजेंटेशन देखो, हमारे फ्लैग में भी ट्राई कलर है। हमने भी इसमें सेकुलर छवि प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसमें सेफ्रॉन यानी कि तुम्हारा केसरिया जो है हिंदुइज्म का प्रतीक है, हरा कलर जो है तुम्हारा इस्लामिक का प्रतीक है। और हमारे देश में और भी अन्य माइनॉरिटी हैं जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज्म को भी हम लोग शामिल करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रेजेंटेशन के लिए हमारा श्वेत रंग है, ठीक है। तो वहाँ भी इस प्रकार की अभिव्यक्ति हमारी देखने को मिलती है। इसके बाद में दे रहा है कि नेक्स्ट में सिमिलर फीमेल एलिगोरीज वेयर इन्वेंटेड बाय द आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। ये नारी रूपों का आविष्कार जो था हमारा 19वीं सदी के आसपास में कलाकारों ने इसके प्रेजेंटेशन के लिए किया था। और फ्रांस में इसे लोकप्रिय ईसाइयों के नाम मरियान दिया गया था, जिसे जन राष्ट्र की विचार को रेखांकित करने का प्रयास किया गया था। इसके चिन्ह में स्वतंत्रता और गणतंत्रता थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। यहाँ देखो, पॉपुलर क्रिश्चियंस नेम वाइट अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल नेशन एंड ही कैरेक्टराइज वेर ड्रॉन फ्रॉम दी दोज ऑफ द लिबर्टी एंड रिपब्लिक। द रेड कैप, और ना फ्रिजन रेड कैप था ना हमारा, जो दास्ता से मुक्ति, स्लेवरी लाइफ से जो मुक्त हो जाते थे उनके लिए था। ट्राई कलर था। और एक हमारा इसमें है कॉक्ड, यानी कि तुम्हारा कलगी। मरियान की प्रतिमाओं के सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे और लोग तदात्मक संबंध स्थापित कर सके। मरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित किया गया है ना। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक बन गई थी। और व्यक्तियों के लिए जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक माना हमारा जाता था। हमारे यहाँ भी इस तरीके की ये नेशनलिज्म प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। गांधीवादी टोपी पहनना, जो फ्रिजन टोपी वहाँ पर है उसके जगह पर गांधीवादी टोपी पहनना। इसके बाद में राष्ट्र की प्रतिकृति के तौर पर नारे लगाना, भारत माता की जय, है ना, या राष्ट्रवादी विचारधारा रखना, या देश पर आने वाले हर एक समस्याओं से अवगत होना, एक सभ्य सिटीजन बनना, है ना। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। और पेज नंबर 24 और 25 में तुम्हारा एक द फॉलन जर्मेनिया का फिगर दिखाया है। और एक जर्मेनिया जो ब्रेव है, जो राइन नदी पर बैठ करके जर्मनी देश के बाहर में वो पहरा दे रही हैं कि कोई बाहरी शक्तियाँ इसमें ना आ जाए। नेक्स्ट है तुम्हारा नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। तो जैसे मैंने तुमको उस समय बताया था कि जब ये क्लास 9 में जब आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन तुम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने बताया था तुम लोगों को कि ये नेपोलियन बोनापार्ट ने जो उथल पुथल मचाई अपने स्तर पर तलवार के दम पर, तो वियना कांग्रेस ने कुछ हद तक उसको सॉल्व करने का प्रयास किया। लेकिन वियना कांग्रेस के बाद की स्थिति, हालात हमारे बदल गए। तो देखो, ये जो नेशनलिज्म एंड जो इम्पीरियलिज्म है ना, साम्राज्यवाद जो होता है, राष्ट्रवाद होता है, ये हर एक मतलब साम्राज्यवादी विस्तार नीति की जो एस्पिरेशन रखती है कंट्री, उस सबका एक हमारा ड्रीम होता है।
याद कीजिए आप हिटलर की कहानी, जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ना अपने देश का हिस्सा बनाना चाहता था। या अभी हाल में चाइना एक विस्तारवादी नीति, या तुम लोगों ने क्लास 6 वगैरह में पढ़ा होगा अश्वमेध यज्ञ के बारे में, जहाँ घोड़ा छोड़ छोड़ के भी साम्राज्य विस्तार किया जाता था। तो राष्ट्रवाद में एक आधुनिक दौर में तुम देखोगे कि जो कॉलोनियल रूल हमारा रन कर रहा था, जिससे अंग्रेज़ों ने 193-94 देशों पर जो अधिकार जमाया, वहाँ पर बिजनेस व्यवसाय व्यापार किया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को हैक कर लिया था, जिसमें हमारा भारत भी था, 400 साल गुलामी और दास्ता में ये बीता। या इस्लामिक मूवमेंट में भी तुमने देखा कि कितना बड़े स्तर पर इस प्रकार की गतिविधियाँ हमारी रन कर रही थी। तो क्या है, राष्ट्रवाद जो है ये कहीं न कहीं साम्राज्य विस्तार के लिए का एक हमारा कंसेप्ट भी लोग समझ बैठते हैं। और नहीं तो चाइना एक बड़ा भूभाग होने के बावजूद भी छोटे मोटे हिस्सों पर नज़र गड़ाए हुए है। पाकिस्तान अलग भारत को आंख दिखा रहा है। बांग्लादेश का विभाजन होने के बाद में एक अलग स्थिति पैदा हो गई हमारे देश के लिए। तो हम तो लैंड मिनिमाइजेशन फैक्टर को तो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं। अपने भारत पर ही तुम समझ लो, तो अन्य देशों के बारे में भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। तो ये राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद की जो प्रवृत्ति होती है हमारी, ये कॉमन माना जाता है। और वहाँ तुम लोगों ने देखा होगा कि जो वियना कांग्रेस के पहले जो नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोपियन कंट्री में जो साम्राज्यवाद और विस्तारवाद नीति की जो उन्होंने एक पैसन के तौर पर लिया, और उसने बहुत हद तक उसमें उथल पुथल मचाई। फिर इसके बाद में वियना कांग्रेस में बैठ करके ये तमाम प्रकार की गतिविधियां हमारी हुई, जिसमें कंजर्वेटिव आइडियाज़ को फिर से वापस बहाल करना, लिबरल्स को ये करना, अपने हिसाब से क्षेत्रों का बंदरबांट करना। तो ये सब साम्राज्यवाद का ही हमारा एग्जाम्पल होता है। और हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले एक यूएनओ की मीटिंग या कहीं पर भी मैंने देखा था, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था कि जो विस्तारवादी नीति के लोग हैं ना, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग हमारे होते हैं, इनका नाश होते रहा है। और ये समय के हिसाब से तुमने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी डायनेस्टी डिस्ट्रॉय हो गई। तो फिर ये ऐसा तो छोटी मोटी आधुनिक दौर में तो खैर ये चलना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पर हम राष्ट्रवाद के साथ साथ में डेमोक्रेटिकल रिपब्लिकन वैल्यूज़ की बातें करते हैं, जहाँ पर हम ह्यूमन राइट्स की बातें करते हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए, ओवरव्यू करने के लिए छोटे मोटे न्यायालय से लेकर के तुम्हारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एमनेस्टी, तमाम प्रकार की संस्थाएं हमारी रन करती है। तो ये संभव हमारा नहीं है। तुम देखोगे एक पार्टिकुलर पर्सनल जो हमारी कैजुअलिटी होती है, तो उस पर पूरा वर्ल्ड जल जाता है। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई थी, है ना, जो अश्वेतों को लेकर के स्थिति, तो पूरे वर्ल्ड में अश्वेत इसके लेकर के मोबिलाइज हो चुके थे और इसकी चीज़ें हमारी हो रही थी। लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद के जो क्या कहते हैं, विचारधारा के तले एक हमारा बीज पनपता है, एक सीड हमारा बर्न करने के लिए बेताब रहता है, वो है हमारा इम्पेरियलिज्म। सब देश की विचारधारा भारत जैसी नहीं है कि मतलब कि वो तुम्हारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बातें कर सकते हैं। तो अब हम इसी पर चर्चा करते हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था राष्ट्रवाद और ब्रीफिंग, ये साम्राज्यवाद को लेकर के। लेकिन तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंगली भी मैं इसको कन्विंस कर दे रहा हूँ, चूँकि यूरोपियन संदर्भ में बहुत ज़्यादा तुम्हारा दिए हुए है। तो 19वीं सेंचुरी के आसपास में जो अंतिम दौर जब चल रहा था, तो राष्ट्रवाद एक आदर्शवादी, हमारा उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रह गया था, और जैसा कि प्रथम भाव में ऐसा देखने को मिलता था हमारा। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया था, और इसके बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए थे। मतलब एक दूसरे के प्रति कॉन्स्पिरेशनल भी एक फीलिंग के साथ में हमेशा एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों को भी ना अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों को राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया गया था। उसको ये बताया गया, समझाया गया वहाँ के लोगों को कि साम्राज्यवाद में आप मदद करें, राष्ट्रवाद का मूल्य लक्ष्य हमारा यही है ना। नेक्स्ट कह रहा है तुम्हारा 1871 की जो घटना है कि गंभीर राष्ट्रवादी तनाव के साथ सोर्स हमारा जो था एरिया था, द मोस्ट सीरियस सोर्सेज ऑफ द नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरियन कॉल्ड द बाल्कन क्षेत्र। जो बाल्कन क्षेत्रों की चर्चा इसमें की जाती थी, ये भौगोलिक और जातीय भिन्नताओं से भरा हुआ था, जिसमें मॉडर्न रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोशिया, बोस्निया, ये सब वहाँ का जो कंट्रीज़ हमारे थे, ये सब तो भौगोलिक क्षेत्रों में भी इनमें थी। और जो इथनिकल जो हमारा प्रेजेंटेशन था वो भी भिन्न हुआ था। वहाँ पर प्रेजेंटेशन ये आता भी है तुम्हारा 1 नंबर का, ये 5 नंबर का भी 3 नंबर में भी आता है कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द ये नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप
अबाउट बाल्कन रीजन, बाल्कन क्षेत्र के बारे में ऐसा जिक्र किया है। तो क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव करके बुलाया जाता था और बाल्कन क्षेत्रों का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में हुआ करता था। बाल्कन क्षेत्रों में रोमानी राष्ट्रवाद को विस्फोट हो गई। ये विचारों को फैलाने और ऑटोमन साम्राज्य के जो डिस्ट्रॉय करने की स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई और ऑटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के जरिए मजबूत बनाना चाहा था, परंतु उन्होंने उसमें कम सफलता प्राप्त हुई। एक के बाद एक अधीन यूरोपीय राष्ट्रवादियों उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। बाल्कन लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों को अपने दावे को राष्ट्रीयता का आधार बना दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात ब्रिटिश शक्तियों ने उनको अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्ष को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप में देखा। अब मैंने तुमको बताया था कि ये नेपोलियन बोनापार्ट जो था, तलवार के ही दम पर, ठीक है ना, यूरोपियन स्टेट में जो भी चेंजेस लाने का प्रयास किया, क्षेत्रों को बनाने का शामिल किया, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम किया। यही काम वियना कांग्रेस और उसके आस पास के समयों में ये बैठ करके लोगों ने तय किया था। और देखो इसकी एक रीजन बाल्कन रीजन्स के बारे में दिखा रहा है कि जो स्लाव जो जनजाति के लोग थे वहाँ भौगोलिक और इथनिकली वो काफ़ी डिफरेंसेस थे। और जो ये ऑटोमन जो हमारा साम्राज्य में उसको मर्ज करने का जो प्रयास किया गया था हमारा, इसका घोर विरोध उन्होंने किया और उन्होंने बताया कि हमारी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है ना, और हमें स्वतंत्र रखना चाहिए। तो देखो साम्राज्यवाद कहीं ना कहीं यहाँ पर एक भौगोलिक विस्तार के साथ साथ में भौगोलिक विस्तार न हो करके एक हमारा पर्सनल इंडिपेंडेंट के कंसेप्ट पर भी हमारा काम कर रहा है। जैसे इसको और ज़्यादा अच्छे से समझना होगा तो तुम अपने देश के अंदर ना जो भाषागत राज्य हैं या तुम्हारे जो ये इथनिकल हमारे स्टेट हैं उसको तुम वॉच कर सकते हो। क्योंकि देखो देश में जैसे कि एक सेवन सिस्टर जो तुम्हारा भारत वाला समझोगे तो वो भी समझ में तुमको आ जाएगा। भारत में जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ में जो स्टेट हमारे हैं जो सेवन सिस्टर के नाम से जाने जाते थे, उस पूरे एरिया को ना हम एक स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ पर क्या है कि इस देश के जो झंडे के बैनर तले उनको लाना है तो उनकी हमें पर्सनल जो आइडेंटिटी है ना उसकी ग्लोरिफिकेशन करना होगा, उनके मतलब डिग्निटी का विशेष ध्यान हमें रखना होगा। उनकी जो एक इथनिकल जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हमको उसको ज़िंदा रखना होगा। और इसी मजबूरी में हमने वहाँ पर एक स्टेट इस प्रकार के स्टेट्स को फॉर्म किए हैं। देखो नागाज़ के नाम पर, नागाज़ जो जनजाति हैं हमारे, उनके नाम पर नागालैंड है। मिज़ो के नाम पर तुम्हारा मिज़ोरम है बंगालियों के नाम पर बंगाल है, उड़िया लोगों के नाम पर उड़ीसा है ना। कन्नड़ और मलयालम लोगों के लिए कन्नड़ और तुम्हारा केरला जैसे राज्य हमारे दे दिए गए हैं। गुर्जरों के लिए तुम्हारा गुजरात हो गया, मराठियों के लिए महाराष्ट्र हो गया, इवन तुम्हारा बिहार और झारखंड में तुम देख सकते हो। तो ये इम्पीरियलिज्म का मतलब ये ऐसा नहीं होता है कि साम्राज्य में तुम्हारा जो विस्तार होगा या जो जियोग्राफिकल चेंज आएगा, वही जियोग्राफिकल हम उसके अंदर में भी चेंज कर सकते हैं, जो एरियाज हमारे हैं उसके अंदर में भी। और ये जो बाल्कन रीजन के लोग थे ना, इसी आइडेंटिटी को ना प्रमोट करने के लिए वहाँ की सरकार से प्रतिस्पर्धा इन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। और इसका मांग यही था कि हम एक स्वतंत्र पहचान के साथ में अपनी जीने का हम प्रयास करेंगे और हमें ये आज़ादी मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा अगला पैराग्राफ है, एज द डिफरेंट सेल्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस। कह रहा है कि जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश करने लगे, बाल्कन क्षेत्रों में गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया था। बाल्कन राज्य एक दूसरे से मतलब द्वेष पालते थे, जेलियस फीलिंग के साथ रहते थे, एक दूसरे का प्रतिकार भी करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई थी क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगी थी। उस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेश के साथ नौसैनिक और नेवी और सैन्य ताकतों के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हर ताकत बाल्कन एवं अन्य शक्तियों को पकड़ कर कमज़ोर करके क्षेत्रों में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इसी इलाकों में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध की भी मतलब कहीं ना कहीं एक सूत्रपात कर दिया गया था, क्योंकि ये 19वीं सेंचुरी की लास्ट की कहानी है। और तुमको पता होगा कि जो वर्ल्ड वार है
ये तुम्हारा 1914 का घटना है। तो देखो इसमें नेक्स्ट अगले पैराग्राफ में साम्राज्यवाद को एंडिंग की तरफ हम लोग ब्रीफिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। नेशनलिज्म aligned with the imperialism led European to the disaster in 1914, and but meanwhile many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. इट मीन्स दैट कि जो साम्राज्यवाद से जुड़े हुए जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियाँ थी 1914 में यूरोप में एक बहुत बड़ी महाविपदा लेकर के आई, वही वर्ल्ड वार है ना। और दे रहा है कि इसमें इस विश्व में अनेक देशों ने अनेक 19वीं सदी के यूरोपीय देशों में अपनिवेशीकरण कोलोनाइजेशन किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध किया करने लगे और हर तरह से साम्राज्य विरोधी आंदोलनों विकसित हुई और अर्थ में राष्ट्रवादी थे जो स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनने के निर्माण के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी लोग एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे जो साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी, और राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्टवाद विकसित किया था, मगर यह विचार समाज के राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए और स्वाभाविक और स्वभाव मान लिया गया। यहाँ पर इसमें तुम देख सकते हो कि जो लास्ट पैराग्राफ में दे रहा है कि यूरोपियन आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वेयर नाउ हियर रिफ्लेक्टेड ऑफ द पीपल एवरीवेयर डेवलपमेंट देयर ओन स्पेसिफिक है ना वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म, बट द आइडिया द सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज इनटू द नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड द नेचुरल एंड द यूनिवर्सल। तो अलग अलग विचारधाराएं थी, लेकिन जो राष्ट्र राज्य की परिकल्पना यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारे फॉर्म करके एक नेशन की जो कंसेप्ट हमारे डेवलप करने की बात हुई, यही राष्ट्रवाद का मूल हमारा ओरिजिन निकल करके सामने आया। इस तरीके से तुम्हारा यूरोपियन राष्ट्रवाद का ये चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया, क्योंकि अंततः किसी भी प्रकार की जो टॉपिक हमारे और चैप्टर हमारे होते हैं या जहाँ कहीं का भी इतिहास हमारा होता है तो कंक्लूजन के साथ समाप्त होता है। तो ये यूरोपियन कंट्री में जो भी तुम अभी देख रहे हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, इटली हो, यूनान वगैरह के क्षेत्रों का जो जिक्र तुम्हारा कर रहा है, जो संगठन यानी कि जो आफ्टर द यूनिफिकेशन जो फिगर तुमको दिखाई दे रही है, ये राष्ट्रवाद की परिकल्पना है। जैसे हमारे भारत में भी देश की आज़ादी के बाद से इसका एक सॉलिडरिटी इरादे वाले हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसको यूनिफिकेट करने का प्रयास किया, और आज हम बड़ी गर्व से विविधताओं वाले देश में है ना एक राष्ट्र राज्य की हम एक नेशनल आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं। हमारी रीजनल आइडेंटिटी तो है ही कि हम बिहारी हैं, बंगाली हैं, पंजाबी हैं, मद्रासी हैं, मलयाली हैं, है ना, कन्नड़ी हैं, मराठी हैं, गुजराती हैं, लेकिन सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं, इंडियन हैं, है ना। तो इस अस्मिता को प्रमोट करने के लिए, इस प्रकार की चीज़ों को ग्लोरीफाई करने की जो हमारी नेशनल ये फीलिंग आती है, राष्ट्रवाद प्रवृत्तियाँ जो विकसित हमारी होती है, तो ये हमारा एक्चुअल राष्ट्रवाद होता है। और हमें अपने राष्ट्र के प्रति एक डेडिकेशन की भावना होनी चाहिए। और प्रायः हम लोग कभी कभी जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय जो हमारे पर्व होते हैं, उस दिन इसका हम लोग प्रेजेंटेशन भी करके ना इस राष्ट्र के प्रति अपनी कृतज्ञता जताते हैं कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, है ना, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। या हर एक वो देश का सिटीजन देश की सभ्यता संस्कृति को बचाने में अपना अक्षुण्ण योगदान देना चाहिए। देश में हमेशा नेशनल एसेट के तौर पर खड़ा रहना चाहिए। देश की पूरी व्यवस्था को एक सिविलाइज सिटीजन की तरह हमें पेश आना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराने में हमें मदद करनी चाहिए, और देश की किसी भी आपदा और विपदा से हमें बचानी चाहिए। यही हमारी कल्चरल ग्लोरिफिकेशन में भी तुमको दिखाने का प्रयास किया गया। वहाँ जर्मेनिया वाला भी, या हमारे भारत माता में भी तुम देखोगे कि रविंद्रनाथ वगैरह ने जो भारत माता की छवि बनाई थी, तो उसमें एक शांत स्वभाव की महिला का जो मातृ प्रेम देने के लिए जानी जाती हैं, जिनके चेहरे पर एक कांति है, जिसके चेहरे पर एक शांति है, जो हमारे भारत माँ के जो एक छवि जो है हमारी देश के नागरिकों को बचाने के लिए हमारी कृतज्ञ रहती है माता, और उनके प्रति हमें कृतज्ञता जाहिर करनी चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार के ये राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, इसके बाद में राष्ट्रवाद प्रदेशता की जो बात इसमें की गई है, ये सब मिला जुला करके तुम्हें राष्ट्रवाद को कैसे विकसित होता है, कैसे अपने रिजल्ट की तरफ पहुंचता है
है ना। इस तरीके से चैप्टर तुम्हारा समाप्त हो गया बाबू। ठीक है, तो आप इस वीडियो लेक्चर को देखें सुने, और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे, है ना, बात कीजिए, उसमें भी मैं इसको हेल्प करूँगा, तुम लोगों को मदद करूँगा किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आएगी तो। ठीक है, चलो ओके।